अगर आधी रात को आपके दरवाजे पर कोई दस्तक दे तो क्या आप दरवाजा खोलेंगे? अगर वो आवाज किसी औरत की हो तो क्या उसका मतलब होगा मुझे बचाओ? क्या आप उस पर यकीन करेंगे? कराला हल्ली के लोग कभी यकीन करते थे, लेकिन जिस पल उन्होंने दरवाजा खोला उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। कर्नाटक के जंगलों के बीच बसा एक गांव करालाहल्ली। गांव के चारों ओर घना जंगल है। बीच में छोटे छोटे घर हैं, लेकिन गांव के किनारे पर एक घर, एक जर्जर मिट्टी की दीवार, एक टूटी खिड़की। घर के सामने एक बड़ा चीड़ का पेड़। गांव वाले उस घर को शापित घर कहते थे। जो भी वहां कदम रखता, यहां तक कि जब वे लौटते तो उनकी आंखों में कुछ बदल जाता था। एक दिन शहर से एक नया परिवार उस घर में आया। राघव, एक स्कूल शिक्षक, उनकी पत्नी सीता, उनकी बेटी अनन्या, उम्र 17। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी। बरगद के पेड़ के नीचे एक चबूतरे पर गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा था। उस घर में मत रहिए महोदय, वो रहने के लिए अच्छी जगह नहीं है। कौन सी जगह अच्छी नहीं है? ओ जनाब, उस घर में भूत रहते हैं, इसलिए आपका वहां रहना अच्छा नहीं है। शैतान तो बस एक कहानी है महोदय, हम शिक्षित हैं, डरने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये कहते हुए मैंने बूढ़े आदमी को कहते सुना और उस घर की ओर चल दिया। जिस पल से वो घर में दाखिल हुआ, कोई उसे देख रहा था। काफी देर बाद वो घर पहुंचा। उसने घर की थोड़ी बहुत सफाई की, फिर वो उसी हालत में सो गया। रात 11:47 पर तेज हवा चल रही थी। खिड़कियों से चरमराहट की आवाज आ रही थी। अनन्या बिस्तर पर सो रही थी। अचानक टक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। वो उठी और बैठ गई। समय रात 12 बजे। फिर वही आवाज। मुझे अंदर आने दो। अनन्या धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी। जिस क्षण उसने दरवाजा खोला, उसके जीवन की आखिरी शांति भी खुल गई। दरवाजा खुला, बाहर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर खून के निशान थे। वे घर के अंदर आ रहे थे। अनन्या धीरे धीरे हॉल की ओर चली। वहां एक लड़की सफेद साड़ी पहने खड़ी थी। उसके बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। उसके हाथ में टूटा हुआ शीशा था। उसने धीरे से अपना सिर उठाया। लाल आंखें। मेरा घर, मेरा जीवन, मेरा न्याय। अनन्या चीखी। वो जमीन पर गिर गई। अनन्या भोर तक नहीं उठी। सुबह हो गई। अनन्या बिस्तर पर बैठ गई। क्या सब कुछ एक सपना है? लेकिन उसके हाथ पर खून का निशान। ये सपना नहीं है, ये तो शुरुआत है। राघव और सीता घर की सफाई कर रहे थे। अनन्या बिस्तर पर बैठी थी। जो हुआ वो अनोखा रे। माँ, ये घर अजीब सा लग रहा है। हम कल ही यहाँ पहुँचे हैं। थोड़ा डरावना लग रहा है, लेकिन कुछ दिनों में इसकी आदत हो जाएगी। माँ, मुझे रात में दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज सुनाई देती है। नए घर में रहने का एहसास ऐसा ही होता है। इसी बीच राघव आ गया। क्या हमें शैतान की मूर्ति पर विश्वास करना चाहिए? अनन्या, तुम जाओ और काम करो। सीता, तुम भी यही करो। मैं थोड़ी देर के लिए गांव जा रही हूं और फिर वापस आ जाऊंगी।
ये कहकर राघव गांव की ओर चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने पर उसे उसी बरगद के पेड़ के नीचे एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा मिला। ऐसा लगता है जैसे आप इस शहर में नए हैं। जी दादाजी, मैं इस कस्बे के स्कूल में नई शिक्षिका हूं। हाँ बिल्कुल, तो जिस घर में आप रहते हैं उसी में? गांव के बाहरी इलाके में वही पुराना घर। हे भगवान, आप कब से नहीं आए हैं? हम कल ही पहुंचे हैं। क्या कोई समस्या है? वहां भूत रहते हैं, आपका वहां होना उचित नहीं है। ये सुनकर राघव ने उस बूढ़े आदमी से बात नहीं की। उसने समझाया कि ये सब मनगढ़ंत कहानी है और लोग बहुत मूर्ख हैं, और वो वहां से चला गया। वो वहीं के स्कूल में गया। स्कूल तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत बेवकूफ हैं। वो फिर घर के लिए निकल पड़ा। तब तक शाम हो चुकी थी। अनन्या और सीता का घर का काम खत्म हो चुका था। वे मेरे साथ ऊपर बैठी थीं। तभी राघव अंदर आ गया। आओ सीता, खाना ले आओ। बहुत देर हो गई है, चलो सोने चलते हैं। ठीक है, बैठ जाओ, मैं इसे लाता हूँ। इतना कहकर तीनों ने खाना खाया। प्रीति हॉल में थी और राघव और सीता उसके बगल वाले कमरे में सो रहे थे। कुछ देर बाद दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। अनन्या गई और दरवाजा खोला। कोई नहीं था। किसी को ना देखकर अनन्या ने दरवाजा बंद कर दिया। जब वो दोबारा सोने आई तो उसके बिस्तर पर एक छिपकली पड़ी थी। उसने बिना ध्यान दिए उस पर सो गई। अगली सुबह भी छिपकली वहां नहीं थी। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। सब सो रहे थे। रात के 12 बज रहे थे। दरवाजे पर दस्तक हुई, लेकिन इस बार राघव दरवाजा खोलने गया। जैसे ही वो दरवाजा खोलने वाला था, उसने बाहर अनन्या का शव देखा। राघव चौंक गया और उसने दरवाजा नहीं खोला। वो अनन्या को देखने के लिए अंदर आया। अनन्या वहीं सो रही थी। अगली सुबह, कल रात, जब राघव ने दरवाजा खोला, क्या उसने भूत देखा या अपनी बेटी का चेहरा? उस पल उसे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन उस रात अनन्या अकेली नहीं थी। सुबह के 6 बज रहे थे। अनन्या बिस्तर पर बैठी थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन वो किसी खाली जगह को घूर रही थी। अनन्या, क्या हुआ? क्या तुम कल रात चिल्लाई नहीं थी? उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। माँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन ये घर मेरा है। सीता चौंक गई। ये अनन्या की आवाज नहीं थी, ये किसी और की आवाज थी। अनन्या कमरे में लगे दर्पण के सामने खड़ी थी। वो अपना चेहरा देख रही थी। अचानक उसके पीछे दर्पण में एक सफेद साड़ी, उसके बाल लंबे थे और जमीन तक पहुंच रहे थे। अनन्या ने पलकें झपकाईं। इस बार दर्पण में उसका चेहरा बदल गया था। उसकी आंखें लाल थीं, उसकी मुस्कान डरावनी थी। मैं वापस आ गया हूं। अनन्या ने दर्पण तोड़ दिया। 2 दिन बाद, उस रात घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। राघव और सीता सो रहे थे। अनन्या पलंग पर बैठी थी। वो धीरे से उठी। उसके पैर जमीन को मुश्किल से छू रहे थे। वो हॉल की ओर चली। उसने अंजीर के पेड़ की ओर वाली खिड़की खोली। मेरा घर, मेरा खून,
मेरा बदला। हवा तेज हो गई। अनन्या हॉल के बीचों बीच खड़ी थी। अचानक उसका शरीर कांप उठा। वो जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं। उसके मुंह से 2 आवाजें निकलने लगीं। पिताजी, मुझे बचाओ। जब तक न्याय नहीं मिल जाता मैं हार नहीं मानूंगा। राघव दौड़ता हुआ आया। उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़ रखा था। तुम कौन हो? मेरी बेटी को अकेला छोड़ दो। उसे क्या हुआ है? अनन्या ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में क्रोध और पीड़ा दोनों एक साथ झलक रहे थे। वो निर्दोष है, लेकिन ये घर, ये खून, ये सब मेरे हैं। अनन्या अंजीर के पेड़ की ओर दौड़ी। राघव और सीता उसके पीछे पीछे गए। वो पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। उसने अपनी उंगली जमीन की ओर उठाई। यहाँ मेरा खून बहा। राघव ने खोदना शुरू किया। कुछ ही मिनटों में उसे खून से सना एक पुराना घड़ा मिला। सीता कांप उठी। ये सिर्फ एक बर्तन नहीं है, ये एक शापित कड़ी है। अनन्या धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ समय बाद जब उसने अपनी आंखें दोबारा खोलीं, वो सामान्य थी। पिताजी, मैं यहाँ कैसे आ गया? राघव ने उसे गले लगा लिया, लेकिन उसके पीछे एक परछाई खड़ी थी। सफेद साड़ी, लाल आंखें, रक्तमालिनी। ये तो एक शुरुआत है। अनन्या के शरीर में आत्मा का प्रवेश हुआ, लेकिन ये क्षणिक नहीं था। रक्तमालिनी अपना शरीर छोड़ने को तैयार नहीं थी। अब वो धीरे धीरे अनन्या को अपने स्वरूप में बदल रही थी। सुबह सीता रसोई में काम कर रही थी। अनन्या खिड़की के पास चुपचाप खड़ी थी। उसके बाल धीरे धीरे लंबे हो रहे थे। उसकी त्वचा थोड़ी और गोरी हो रही थी। इसी बीच सीता रो पड़ी। अनन्या, क्या तुम स्कूल नहीं जा रही हो? अनन्या ने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें एक पल के लिए लाल हो गईं। मुझे अब यहाँ कुछ सीखना है माँ। ये घर मुझे पुरानी यादें दे रहा है। ये सुनकर सीता कांप उठी। अनन्या फिर से दर्पण के सामने खड़ी हो गई। इस बार वो खुद को देखकर नहीं मुस्कुराई। उसने अपना हाथ उठाकर अपनी परछाई को छूने की कोशिश की। अचानक उसके पीछे दर्पण में पूरे रूप में रक्तमालिनी खड़ी थी। सफेद साड़ी, उसके बाल जमीन को छू रहे थे। उसके हाथ में खून का खड़ा था। तुम्हारा शरीर मेरा है, तुम्हारी सांसें मेरी हैं। तुम अब मेरी परछाई हो। अनन्या के चेहरे में धीरे धीरे बदलाव आ रहा था। उसकी मुस्कान वही रक्तमालिनी वाली मुस्कान। समय था रात के 12:13। हवा तेज हो गई। अंजीर के पेड़ की डालियां खिड़की से टकराईं। अनन्या हॉल के बीचों बीच खड़ी थी। इस बार वो हवा में तैर रही थी। राघव और सीता चौंक गए। तुम कौन हो? मेरी बेटी को अकेला छोड़ दो। उसे क्या हुआ है? अनन्या धीरे धीरे जमीन पर उतरी। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं। मैं उसे जाने नहीं दूंगा। मुझे उसका शरीर चाहिए। मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।
अनन्या अचानक खिलखिला उठी। उसकी हंसी अमानवीय थी। उसने अंजीर के पेड़ की ओर हाथ बढ़ाया। पेड़ के नीचे की जमीन अपने आप कांप उठी। वहां से एक पुरानी चांदी की चूड़ी निकली। अनन्या ने उसे हाथ में ले लिया। उसी क्षण उसका रूप पूरी तरह बदल गया था। सफेद साड़ी उसके शरीर पर लिपट गई। उसके बाल लंबे हो गए और उसके चेहरे को ढक लिया। अनन्या अब ना सिर्फ अपने आप पर काबू नहीं रख पा रही थी, बल्कि उसका चेहरा धीरे धीरे लाल हो रहा था। जब देखा कि शिक्षक स्कूल नहीं आ रहे हैं, तो गांव के सभी लोग इकट्ठा हो गए। वे आकर घर के सामने खड़े हो गए, ये देखने के लिए कि उनके साथ क्या हुआ है। इसी बीच बरगद के पेड़ पर एक सफेद आकृति दिखाई दी। लाल आंखें नीचे की ओर देख रही थीं। वो धीरे से बोली, क्या तुम मुझे भूल गए थे? मैं वापस आ गया हूँ। वो आवाज सुनकर गांव के सारे लोग वहां से भाग गए, ये सोचकर कि उनकी जान बच गई। राघव ने अपनी बेटी की तरफ देखा। हालांकि वो कांप रहा था, उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। तुम जो भी हो, मुझे अपनी बेटी को वापस लाना ही होगा। तुम्हारा सच सामने आएगा। अनन्या धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसका हाथ उसके चेहरे के पास था। क्या आप सच सुनने के लिए तैयार हैं? उस सच में आपका खून भी शामिल है। रात के 1:03 बज रहे थे। घर के अंदर हवा चल रही थी। अनन्या नहीं, अनन्या रक्त मालिनी के रूप में हॉल के बीचों बीच खड़ी थी। राघव उसके सामने खड़े थे। मेरा खून? तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने तुम्हें अब तक नहीं देखा। अनन्या धीरे से हंसी। उसकी हंसी अब पूरी तरह से मानवीय नहीं थी। तुम मुझे भूल गए हो, परंतु तुम्हारा रक्त मुझे नहीं भूला है। उसने हाथ उठाया। हॉल की दीवार पर परछाइयां बन गईं। एक पुराना घर, बरसात की रात, मकान मालिक, एक औरत। हाँ, अब सच्चाई का द्वार खुल रहा है। दीवार पर बनी परछाई में मकान मालिक का चेहरा साफ दिखाई दिया। राघव उस चेहरे को देखकर चौंक गया। ये उसके दादाजी का चेहरा था। ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम्हारे दादाजी ने मेरी जान ली। तुम्हारा परिवार मेरे खून की कीमत चुकाए बिना जी रहा है। सीता चीखी। राघव मात्र एक शिक्षक नहीं है, वे उस जमींदार के पोते हैं। रक्तमालिनी धीरे धीरे आगे बढ़ी। उनकी आंखें ज्वाला की तरह चमक रही थीं। रक्तमालिनी धीरे धीरे आगे बढ़ी। उनकी आंखें ज्वाला की तरह चमक रही थीं। रक्तमालिनी भावुकता से, उस रात मैं चीखी, मेरे पिता रोए, लेकिन आपके वंश ने मेरे दर्द को मिट्टी में दफन कर दिया। उनकी आवाज कांप रही थी। उस रात मैं चीखी, मैंने गिड़गिड़ाया, मेरे पिता रोए, लेकिन तुम्हारे वंश ने मेरे दर्द को मिट्टी में दफन कर दिया। मेरी आत्मा को न्याय नहीं मिला, इसलिए मैंने तुम्हारा रक्त चुना। अनन्या का शरीर कांपने लगा। वो जमीन पर गिर पड़ी। एक पल के लिए उसकी आंखों में पुरानी अनन्या की झलक दिखाई दी। पापा, मुझे डर लग रहा है। लेकिन तुरंत ही लाल चमक लौट आई। तेज हवा चलने लगी। अंजीर के पेड़ की डालियां टूटने लगी। अनन्या धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगी। उसके कपड़े बदलकर सफेद साड़ी हो गए। उसके बाल लंबे हो गए। अब वो ना सिर्फ खुद पर काबू नहीं रख पा रही थी, बल्कि वो अपना शरीर भी खो रही थी।
जब तुम्हारा वंश समाप्त हो जाएगा मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। राघव फूट फूट कर रोने लगा। वो घुटनों के बल बैठ गया। मेरे दादाजी की गलती के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी बेटी को छोड़ दो। अगर चाहो तो मेरी जान ले लो, लेकिन उसे छोड़ दो। अनन्या कुछ पल चुप रही। उसकी आंखों का गुस्सा शांत हो गया, लेकिन तुरंत ही क्षमा करना ही काफी नहीं है, खून का बदला खून से लिया जाता है। उस पेड़ के नीचे मेरा शरीर मिट्टी में दफन है। राघव चौंक गया। उस पेड़ के नीचे पहले कभी किसी ने खुदाई नहीं की। अब सच्चाई पूरी तरह सामने आनी ही चाहिए। अनन्या धीरे धीरे हवा में तैर रही थी। उसकी आवाज गहरी होती जा रही थी। कल पूर्णिमा है। उस रात राजवंश का अंतिम अध्याय लिखा जाएगा। पूर्णिमा की रात निकट आ रही है। रक्तमालिनी अपने प्रतिशोध के अंतिम अध्याय के लिए तैयार है। राघव अकेले इस श्राप का सामना नहीं कर सकता, इसीलिए एक प्राचीन तांत्रिक को गांव में बुलाया गया। वो तांत्रिक कौन है? क्या वो जादूगर रक्तमालिनी को नष्ट करके अनन्या को बचाएगा? दिलचस्प कहानी के भाग 2 के लिए कमेंट करें, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शुभकामनाएं।